आज हम लोग भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इतिहास क्या है। तो इतिहास एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषणों से ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हम लोग आसपास के चीज़ों को देखते हैं, जैसे ज़मीन से खुदाई करे हुए अवशेष मिले या फिर उस समय के लिखित अवशेष होंगे, उससे हम लोग उस समय के कालक्रम के अनुसार समाज कैसा होगा, कौन से राजा होंगे, कैसा कैसा आर्थिक व्यवस्था होगा, इसका पता लगाते हैं। यानी कि फिर से हम लोग पुनः इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, इतिहास क्रिएट करने का प्रयास करते हैं मिले हुए अवशेषों के अनुसार। अगर हिंदी में देखें तो इतिहास इति प्लस ह प्लस आज से मिलके बना हुआ है, जिसमें इति का मतलब होता है जैसा हुआ वैसा ही, मतलब अतीत में जो भी हुआ सेम टू सेम वैसा ही, और सचमुच वैसा ही हुआ। ह का मतलब हो गया, और आज का मतलब हो गया अध्ययन या बोध होना। यानी कि पहले के समय में आपका जो भी घटना हुआ उसको हम लोग फिर से रिक्रिएट करते हैं, फिर से पुनः बनाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग इतिहास कहेंगे। अर्थात हम लोग ये कहें कि अतीत का अगर अध्ययन हम लोग करते हैं तो इसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास के बारे में एक स्ट्रक्चर रूप में, एक सिस्टमैटिक रूप में सबसे पहले लिखने का कार्य शुरू किया हेरोडोटस ने। तो इसलिए सिसरो ने इन्हें इतिहास का पिता कहा है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनान के रहने वाले थे और पहले ऐसे इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लिखित रूप में पहले के घटनाओं के बारे में लिखना शुरू किया। और इन्होंने जिस घटना के बारे में लिखा वो अपने बुक में लिखा। उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। इसमें उन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में बताया, और यहाँ से जो है इतिहास लिखने का कार्यक्रम शुरू होता है। अब हम लोग इतिहास का क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, इतिहास का वर्गीकरण देखें। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, अलग अलग आधार पे बांटा जाता है इतिहास को। यहाँ पे हम लोग देखें कि जो लेखन कला था उस हिसाब से हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं। पहले भाग को हम लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरे को कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरे को कहेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल या फिर हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत नहीं थे, लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेखन का कला उन्हें पता नहीं था। तो उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो उनके बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगी जैसे उस समय के बचे हुए अवशेषों से, जैसे पत्थर और हड्डियों का औजार का इस्तेमाल करते थे या फिर गुफा में वो लोग चित्रकारी करते थे। उससे पता चलता है कि उस समय के लोग का जीवन कैसा रहा होगा। यानी कि इतिहास का पता लगाने के लिए हम लोग अलग अलग स्रोतों से पता लगाते हैं, जिससे हम लोग इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास करते हैं जो पहले घटना हो चुका है। आदि ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा गया, इस समय लिखित स्रोत था, यानी कि लोगों को लिपि का ज्ञान था। इसके साथ साथ लोगों को पुरातात्विक स्रोतों से भी जानकारी मिलती है, लेकिन उस समय जो लिखित स्रोत था उस लिखित स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि डिसिफर्ड नहीं किया जा सका है। उस समय जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया वो लिपि था चित्रात्मक, यानी चित्र से लिखने का कला उन्होंने स्टार्ट किया था। तरह तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते थे, चित्र का इस्तेमाल करते थे, जिससे लेखन का कला हुआ। लेकिन इसको अभी तक डिसिफर्ड यानी कि पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी मौजूद हैं, साथ में पुरातात्विक स्रोत भी मौजूद हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब उस समय के बचे हुए अवशेष से, जैसे उस समय का स्मारक हो गया, उस समय का बिल्डिंग हो गया, उस समय से के बचे हुए कुछ अवशेष हो गए, जैसे औजार हो गया। और लिखित स्रोत जो लिखा गया है उसको पढ़ा जा सका है, यानी कि ऐसे लिखित स्रोत जिससे पढ़ा जा सका है, उस समय के काल को ऐतिहासिक काल कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल में स्टोन एज आ जाएगा, यानी कि वो समय जब पत्थरों का औजार का इस्तेमाल लोग आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए करते थे।
और एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते रहते थे अपने भोजन के तलाश में फिर या फिर आश्रय के लिए। वो प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा, क्योंकि उस समय लिखित स्रोत कुछ भी नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं था उनके पास। उनके बारे में हम लोग पता करते हैं पत्थरों और हड्डियों के औजारों से, गुफा के चित्रकारियों से। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले, हड़प्पन सभ्यता बोले, तो ये कहलाएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल, यानी प्रो हिस्टोरिक पीरियड का ये समय है। और ऐतिहासिक काल में वैदिक समाज से लेके, यानी कि वैदिक काल से लेके अभी तक का सारा घटना ऐतिहासिक काल में आता है। इस समय लिखित स्रोत उसको पढ़ा भी जा सका है, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहा जा रहा है। अब हम लोग इतिहास के स्रोत का बात करें तो स्रोत का मतलब आखिर इतिहास का पता कैसे लगेगा, तो अलग अलग सबूतों से पता लगेगा, और इन्हीं सबूतों को स्रोत कहा जा रहा है। जैसे इन इतिहास के स्रोत को हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ है पुरातात्विक स्रोत, यानी पहले के बचे हुए अवशेष, जैसे अभिलेख। अभिलेख का मतलब हो गया कि आपका पत्थरों पे लिखा हुआ अलग अलग लेख, कहीं मंदिर में लिखा हुआ, कोई ऐसे ही पत्थर आपका बनाया गया जिस पे लिखा हुआ, तो इसको अभिलेख कहा जाएगा। स्मारक उस समय के बड़े बड़े स्मारक, यानी कि आपका जैसे महल हो गया, घर हो गया, इस तरह के बचे हुए अवशेष से पता लगेगा, इसको भी पुरातात्विक स्रोत के अंदर रखा जाएगा। भौतिक अवशेष यानी फिजिकल आपका रिमेन्स, जैसे कि मूर्तियाँ, आभूषण, औजार, ये सब भौतिक अवशेष के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा चित्रकला, लोग अलग अलग तरह का पेंटिंग करते थे, उस पेंटिंग से भी उस समय के समाज का पता चलता है। इसके अलावा सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं, इससे उस समय का और साथ में उस समय का राजा, किस राजा ने इसको सिक्के को चलाया, ये पता हम लोग करते हैं। इसके अलावा इतिहास के स्रोत में धर्म ग्रंथ आ जाता है, यानी कि कुछ ऐसे ग्रंथ जो धर्म से रिलेटेड हो, अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, सनातन धर्म से रिलेटेड हो, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हो। इस तरीके से हम लोग उन धर्म के अवशेषों से, उन धर्म के लिखे हुए चीज़ों से हम लोग पता लगाते हैं कि उस समय का क्या समाज कैसा सोच रहा होगा। इसके अलावा विदेशियों का विवरण, यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विदेश से आते थे घूमने भारत में, और जो भी यहाँ देखा उसके बारे में वो अपना लिखने का कार्य करते थे। जैसे यूनानी लेखक आए, चीनी लेखक आए, अरबी लेखक आए। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है लिखा करते थे, उसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। जैसे राजा के दरबार में कुछ मंत्री रहते थे, वो लेखन का कार्य करते थे, तो उनके लिटरेचर को, उनके लिखे हुए अवशेषों को हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ कहेंगे। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत में देखें तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, तो अभिलेख आ जाएगा, स्मारक, भौतिक अवशेष, चित्रकला और सिक्के, ये आपके पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। अब अभिलेख के अंदर हम लोग देखें तो अभिलेख के अंदर बहुत सारे अभिलेख आपको देखेंगे। अभिलेख का मतलब है कि पत्थरों पे लिखा हुआ पहले के समय का आपका अलग अलग, जैसे राजा ने कुछ लिखवाने का काम किया, जैसे नियम ही है, या फिर कहीं पे किसी जगह पे जीत हासिल किया राजा ने तो उसको लिखने का काम कराया। तो तरह तरह के ये आपको अभिलेख अलग अलग जगहों पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिखाए जा रहे हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है, एरन अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में है। ये दोनों समुद्रगुप्त के द्वारा तैयार कराया गया था, ये गुप्त वंश के थे। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख देखें जो गुजरात में मौजूद है, इसको लिखवाने का काम रुद्रदामन ने किया था जो शक वंश के थे। भीतरीय स्तंभ अभिलेख गाजीपुर में है, इसको लिखवाने का काम स्कंदगुप्त ने किया जो कि गुप्त वंश के थे। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल ने लिखवाया जो कलिंग के थे। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया जो चालुक्य वंश के थे। ग्वालियर का प्रशस्ति मध्य प्रदेश में मौजूद है, राजा भोज के द्वारा जो प्रतिहार वंश के थे उन्होंने लिखवाया। मधुवन और बासखेरा अभिलेख हर्षवर्धन के द्वारा लिखवाया गया जो वर्धन वंश के थे। मंदसौर का प्रशस्ति यशोधर्मन के द्वारा जो मालवा के नरेश थे उनने लिखवाया। नासिक अभिलेख गौतमी वल्लभश्री सातवाहन ये उनके राजा के द्वारा तैयार कराया गया।
तो ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखें। अब यहाँ पे हम लोग लिपि का बात करें कि लिपि क्या कहता है, क्या कहलाता है। तो लिपि है लेखन के कला के लिए प्रयोग किया जाने वाला तरीका या ढंग। कैसे लिखें, तो लिखने के लिए हम लोग को चाहिए लिपि। जैसे देवनागरी लिपि हम लोग को चाहिए हिंदी लिखने के लिए, बिना लिपि के हम लोग लिख नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए लिपि का आवश्यकता होता है। लिपि को हम लोग डेवलप करते हैं। अलग अलग तरह के लिपि का प्रयोग हुआ इतिहास में, जैसे प्राकृत लिपि, शुरुआत के अभिलेख आपके प्राकृत लिपि में ही लिखे गए थे। ब्राह्मणी लिपि अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल किया गया। ब्राह्मणी लिपि, इसको बाएं से दाएं लिखा जाता था, मतलब बाएं से शुरुआत करने के बाद दाएं की तरफ जाते थे ब्राह्मणी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में देखें तो ये ब्राह्मणी लिपि का उल्टा था, दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। और खरोष्ठी लिपि का भी इस्तेमाल अशोक के कुछ शिलालेख में किया गया है। इसके अलावा दूसरे जगह के हम लोग यूनानी और अरमाइक लिपि को देखें, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें तो धर्म ग्रंथ के बारे में देखें कि धर्म ग्रंथ में क्या क्या शामिल है। तो धर्म ग्रंथ में जैसे वेद, 4 वेद के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये धर्म से रिलेटेड है, तो ये धर्म ग्रंथ कहलाएगा। या फिर बौद्ध के समय, बुद्ध भगवान के समय आपका बौद्ध ग्रंथ जो तैयार किए गए, ये भी धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। जैन के ग्रंथ जो तैयार किए गए, जैन धर्म से रिलेटेड। इसके अलावा और भी महाग्रंथ आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे महाभारत और रामायण। महाभारत का लिखने का काम महर्षि व्यास के द्वारा किया गया और रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। यूनानी लेखक, अगर हम लोग बात करें विदेशियों का विवरण, बहुत सारे विदेशी भी भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में लिखा, उससे भी हम लोग इतिहास का पता लगता है। जैसे यूनानी लेखक में, यूनान से जो लेखक आए भारत में, उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे हेरोडोटस हो गए, मेगास्थनीज हो गए, टॉलमी और प्लिनी। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है हिस्टोरिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के समय आए भारत में और इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है इंडिका। यूनानी लेखक टॉलमी, ये इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है ज्योग्राफी, और इसमें भारतीय भूगोल और वाणिज्य यानी कि यहाँ के व्यापार के बारे में लिखा गया। प्लिनी ने जिस बुक को लिखा उस बुक का नाम है आपका नेचुरल हिस्टोरिका। अब हम लोग चीनी लेखक के बारे में बात करें तो चीनी लेखक में जैसे फायान है, हिनसांग है, ईद सिंह है। तो पहला जो भारत में आने वाला चीनी यात्री था वो था फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचलन यहीं से शुरू हुआ था, इसलिए ये लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आते थे। उसके बाद हिनसांग के बारे में देखें तो हिनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए, और ईद सिंह 671 से 685 बीच में ये भारत में रहे, यानी 10 साल ईद सिंह ने समय दिया नालंदा के बारे में। नालंदा में जो पढ़ाई होता था उसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध ग्रंथों के बारे में इन्होंने स्टडी किया, पढ़ा। अरबी लेखक के बारे में देखें तो अरबी लेखक में जैसे अल बरूनी हो गए, इन्होंने जो किताब लिखा है उसका नाम है तहकीके हिंद, किताबुल हिंद। ये 2 अलग अलग किताबें हैं। ये अल बरूनी महमूद गजनवी के सोमनाथ के आक्रमण के समय भारत आए थे। अरबी लेखक का बात करें तो जैसे मार्को पोलो हो गए, ये 1292 ईस्वी में पांड्य वंश का जब शासन था तब ये भारत आए थे अरब से। इसके अलावा इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आए, जब मोहम्मद तुगलक का शासन भारत में था। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जब शासन था मोहम्मद तुगलक का, तब इब्न बतूता भारत आए थे। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में देखें तो ऐतिहासिक ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ आते हैं जो कि आपके न धर्म से रिलेटेड है, न विदेशियों के स्रोतों से रिलेटेड हैं, और ना ही आपके ये फिजिकल कोई भौतिक तत्व से है जो पहले का बचा हुआ अवशेष है। तो ये लिखित हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कौटिल्य के द्वारा चंद्रगुप्त के समय अर्थशास्त्र लिखा गया। तो ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये राजशास्त्र है, यानी कि राज्य के बारे में, राजा को कैसा होना चाहिए इसके बारे में लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे इनको विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, और साथ में चाणक्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ में राजतरंगिनी
जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया। अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। मुद्र राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम मालविकग्निमित्र रघुवंश और मेघदूत ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। इसको किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही किसी विदेशियों से जुड़ा हुआ है और ना ही पुरातात्विक स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐतिहासिक ग्रंथ में रखे हैं। तो इसमें आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।